गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ईटीएस के बारे में चर्चा की। अब आज का जो टॉपिक जो हम नया ले रहे हैं वो है आपका एम्फीबॉलिक पथ। एम्फीबॉलिक पथ। देखिए, पहले तो मैं इस शब्द का मतलब बताता हूं दोस्तों कि एम्फीबॉलिक पथ का मतलब क्या है। देखिए, श्वसन जो है, श्वसन को एम्फीबॉलिक पथ या एम्फीबॉलिक अभिक्रिया या क्रिया भी कहते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि श्वसन में दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती है, यानी कि आपके उपचय प्रकार की अभिक्रिया और यहां अपचय प्रकार की अभिक्रिया। श्वसन के दौरान दोनों प्रकार की, यानी कि कुछ पदार्थों का निर्माण होना, कुछ पदार्थों का टूटना, ठीक है, दोनों एक्टिविटी होती है। और यही कारण है कि श्वसन को, है ना, श्वसन को एम्फीबॉलिक या उभय पथ भी कहते हैं। एम्फीबॉलिक का मीनिंग होता है, एम्फी का मतलब होता है दोनों, है ना, तो दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं, यानी कि उपचय, जिसको आप निर्माण कह सकते हो, है ना, ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि संश्लेषण। क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। और अपचय में दोस्तों आपको पता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, टूटना या तोड़ना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या तोड़ा जाता है। तो श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों का निर्माण भी किया जाता है, कुछ, है ना, और कुछ पदार्थों को भी तोड़ा जाता है। इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पथ भी कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, श्वसनीय जो पथ है ना, देखिए यहां एक विशेष और चीज हम बात कर रहे हैं बिंदु कि श्वसनीय पथ यानी कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, उस ट्रैक में दोस्तों ध्यान रखना कि केवल और केवल ग्लूकोज का उपयोग किया जाएगा ना, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा कोई और नहीं है क्या? हाँ दोस्तों, ग्लूकोज के अलावा आपको पता है दोस्तों वसा भी होती है हमारे शरीर में, यानी कि, है ना, जीवों में, और प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन। तो दोस्तों इनको श्वसन, ये जो ट्रैक है, श्वसन का जो पथ है, उसमें डायरेक्ट नहीं लिया जाता। तो बात ये आती है कि सर ये श्वसनीय पथ या ट्रैक है क्या? तो उसको एक बार शॉर्ट में आपको रिपीट करवा रहा हूं कि श्वसनीय ट्रैक किसे कहते हैं। तो देखिए, श्वसनीय ट्रैक का मतलब होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बोले तो बेटा आपके ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज चेंज होगा पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल टूटेगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां जाएगा? ये जाएगा दोस्तों आपके क्रेब्स चक्र और ईटीएस, और किसमें जाएगा? और जाएगा आपके ईटीएस में, ईटीएस। और फाइनली क्या बनाएगा? फाइनली बनती है एटीपी। तो ये जो दोस्तों जो है ट्रैक, है ना, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, श्वसनीय पथ कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि श्वसनीय जो अभिक्रियाएं हैं, क्रियाविधि है, उसको एम्फीबॉलिक आपके पाथवे या पथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का निर्माण भी होगा और किसी को तोड़ा भी जाएगा, यानी कि निर्माण और तोड़ना दोनों प्रकार की जो एक्टिविटी है वो इसमें की जाती है। इसलिए इसको श्वसनीय जो पथ है उसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। अब बात आती है कि श्वसनीय पथ का मतलब क्या है। श्वसनीय पथ में होगा क्या दोस्तों कि ग्लूकोज का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, और उससे ऊर्जा बनाई जाएगी। तो उस ट्रैक, वो ट्रैक ये है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, पायरुविक अम्ल टूटेगा,
उससे एसिटाइल कोएंजाइम ये क्रेब्स साइकिल और एटीएस में जाएगा और एटीपी का निर्माण होगा, राइट। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जीवों में वसा भी होती है और प्रोटीन भी पाया जाता है। इनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इनको इनके किसी उत्पाद में बदला जाता है, देन ये इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में पार्टिसिपेट करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में कैसे एंटर होते हैं, चलो आइए अपन बात करते हैं। देखिए ये जो आपके सामने है जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, कार्बोहाइड्रेट जिसका सरल शर्करा यानी कि ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज के रूप में ये चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ऐसे करते ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और आपके 3PGAL है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाता है, तो ये बन जाता है आपके PGAL। और अगर आपको याद हो दोस्तों तो आपने इस ट्रैक में पढ़ा हुआ है कि इस दौरान क्या बनता है, एक DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो कार्बोहाइड्रेट से होता हुआ PGAL आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूज किया जाता है, ये बदल जाता है आपके पायरुविक अम्ल में यानी कि पायरुविक एसिड, राइट। ये पायरुविक एसिड आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है और ये फिर क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल के बाद में आपको पता है क्या बन जाती है, क्रेब्स साइकिल के बाद में ETS होगा, ETS और ETS के बाद में फाइनली ATP जो अणु है उनका निर्माण किया जाता है, राइट। इस दौरान आपको पता है श्वसन के दौरान हम CO2 को निकालते हैं और साथ में जल को भी निकालते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो ट्रैक है इस ट्रैक को कहते हैं श्वसनीय पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, क्लियर, जो कि मुख्य और मेन आपके ट्रैक होता है। अब हम बात ये कर रहे थे कि भाई वसा और प्रोटीन भी तो होते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट इस तरीके से एंटर करते हैं या इनका कोई अलग से एक कोई ऊर्जा बनाने का तरीका होता है? नहीं, प्रोटीन और वसा भी ऊर्जा बनाती है वो इसी ट्रैक का उपयोग करके। कैसे, चलो देखते हैं। वसा यानी कि जो फैट है ना, ये फैट जो है दोस्तों ये आपके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटती है। किस में टूटती है दोस्तों? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। ये वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल जो है इनके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये DHAP बनाए, DHAP है ना बना करके यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना करके और फिर इस ट्रैक में एंटर होती है। आपको याद है दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा हुआ है कि PGAL और DHAP दोनों बनते हैं, लेकिन यूज जो है वो PGAL का किया जाता है। और जब PGAL यूज हो जाता है तो एक एंजाइम होता है आइसोमरेज, उस एंजाइम की हेल्प से ये DHAP वापस इस PGAL में बदल जाता है और ये ट्रैक आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो वसा जो है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट करके इसके पास में एक ऑप्शन तो क्या है कि वो DHAP बनाए और DHAP PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है उसमें बदल जाए और फिर इस ट्रैक में एंटर कर जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि ये जो फैट है, वसा जो है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाए, देन ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम में आके क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वसा के पास में दो ऑप्शंस होती है, एक तो DHAP के रूप में और एक ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में। श्वसन ये जो पथ है, ट्रैक जो है उसमें एंटर कर जाता है। और ठीक इसी तरीके से अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के पास में दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन होता है कि जो प्रोटीन जो है ये प्रोटीन अमीनो अम्ल है ना, अमाइनो एसिड्स में बदल करके और ये सीधा पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है।
और फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों ये आपकी एक चैप्टर का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एम्फीबोलिक पाथवे, जिसमें जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों जो प्रक्रिया है, यानी कि पदार्थों का निर्माण होने के साथ साथ में इस दौरान श्वसन के अंदर कुछ पदार्थों को तोड़ा भी जाता है ना, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, इसको अपचयन करना कहते हैं। तो अपचयन और उपचयन प्रकार की दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो श्वसन में पाई जाती है, और यही कारण है कि श्वसन को एम्फीबोलिक पथ भी कहा जाता है। तो हो सकता है दोस्तों आपसे पूछा जाए कि श्वसन को एम्फीबोलिक पथ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर निर्माण और टूटना दोनों एक्टिविटी होती है, यानी कि उपचय और अपचय प्रकार की जो क्रियाविधि है वो पाई जाती है, इसी कारण इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। फिर बात करें कि जो श्वसनीय पथ है, श्वसनीय पथ में दोस्तों ग्लूकोज का ही डायरेक्ट उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज के अलावा जो वसा और जो प्रोटीन है उनको इस तरीके से चेंज करके और फिर श्वसनीय पथ में यूज किया जाता है। वसा के लिए दो ऑप्शन होते हैं कि ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करे, और ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल DHAP में बदल करके या एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल करके इस श्वसनीय पथ में शामिल होते हैं। और इसी तरीके से जो प्रोटीन है वो प्रोटीन दोस्तों अमीनो अम्ल में बदल करके, ये अमीनो अम्ल सीधा पायरुविक अम्ल में बदल करके इस श्वसनीय पथ में एंटर करता है। तो दोस्तों ये तो था आपकी श्वसनीय जो चैप्टर था श्वसन, उसका जो ये टॉपिक था कि एम्फीबोलिक पथ, उसके ऊपर बात थी। अब हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं आपके इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है ना, आखिरी जो टॉपिक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि इस चैप्टर में से कई बार छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो छोटे क्वेश्चन है दोस्तों वो अब हम जो कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर पूछे जाते हैं। वो है आपका दोस्तों टॉपिक श्वसन गुणांक। क्या है? श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्विटेंट, इसको RQ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? RQ कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारण कि इसमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक या वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप इसको देख सकते हैं। और या कई बार इसके ऊपर बड़ा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्विटेंट यानी कि RQ किसको कहते हैं, समझाइए। तो इसको कंप्लीटली आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कि ये श्वसन गुणांक है क्या। दोस्तों श्वसन कहते किसे हैं? श्वसन है ना, अगर हम इसको समझ रहे हैं तो सिंपल सी वापस बात करें कि श्वसन किसे कहते हैं। तो दोस्तों श्वसन में हम करते क्या है? श्वसन क्रिया में किसका यूज करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तथा CO2 मुक्त की जाती है। CO2 मुक्त की जाती है। ये हमने बात की है श्वसन के बारे में कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में हमने बात की थी कि भाई ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा और बदले में CO2 को निकाल दिया जाएगा। तो बस दोस्तों यही हमारी परिभाषा निकल करके आ जाती है कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों श्वसन गुणांक यानी कि RQ जो है वो कहते हैं कि श्वसन के दौरान, है ना, श्वसन के दौरान हमने कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया है ना, और कितनी CO2 हमने मुक्त की है। तो CO2 जो मुक्त की है वो मुक्त CO2, और जो हमने उपयोग यानी कि जो यूज की है ना, जो हमने यूज की है यूज O2, इसको अगर हम इस तरीके से अनुपात में लिखें तो उसको कहते हैं दोस्तों आपके श्वसन गुणांक।
तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि श्वसन गुणांक या इसको सांस गुणांक भी कहते हैं दोस्तों ना, श्वास गुणांक भी कहते हैं। तो वो किसे कहते हैं कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमने कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया और कितनी CO2 हमने मुक्त करी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो श्वसन या सांस जो गुणांक है ना, सांस गुणांक, इसको श्वसन गुणांक आप लिख सकते हो सिंपल भाषा में, श्वसन है ना, श्वसन गुणांक या सांस गुणांक, इसको RQ कहते हैं, राइट। तो RQ किसे कहते हैं कि श्वसन में कितनी हमने ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था, उसका आयतन, उस दौरान कितनी CO2 हमने निकाली, उसका आयतन, उनको अगर हम इस अनुपात में लिखे तो इसके अनुपात को दोस्तों श्वसन गुणांक या सांस गुणांक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, या ग्लूकोज का श्वसन गुणांक कितना होता है, वसा का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है। तो दोस्तों हर एक तो चारों जो ये पॉइंट है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्लूकोज का श्वसन गुणांक। फर्स्ट क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज का RQ। देखिए दोस्तों, एक सामान्य श्वसन की समीकरण आपको याद है ना, क्या होती है, C6H12O6। कौन है दोस्तों, ये है आपके ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ग्लूकोज कहे या कार्बोहाइड्रेट कहे, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि इसी का ही एक सदस्य है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा जाता है यानी कि ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा तो उसके लिए 6 CO2 के ऑक्सीजन का अणु उपयोग किया जाएगा और बदले में 6 ही CO2 के अणु को बाहर निकाला जाता है। तो देखिए इस तरीके से, तो RQ क्या होगा, 6 CO2 बटा 6 CO2, तो 6 को 6 से डिवाइड करें तो कितना आया, 1। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो श्वसन गुणांक है वो कितना होता है, आपके 1। ठीक इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि जो फैट है ना, वसा, तो अगर वसा को इसमें अगर यूज किया जाए, सेकंड नंबर हम बात कर रहे हैं वसा, तो दोस्तों वसा को अगर जब यूज किया जाएगा तो ध्यान रखना वसा को जब कंप्लीट इसको एनर्जी में चेंज की जाएगी तो 145 O2 और 102 CO2 मुक्त होती है। यानी कि CO2 के अंदर अपन O2 का जब अपन भाग देते हैं तो आपके आता है 0.7, राइट। तो आपको ये फिगर याद करने हैं कि वसा को जब वसा का RQ जब निकालते हैं तो वसा का RQ कितना आता है, तो या तो आप ये कह सकते हो 1 से कम, 1 से कम। तो दोस्तों ध्यान रखना 1 से कम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे 2 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 2 आंसर होते हैं। एक तो होता है आपके वसा और दूसरा होता है दोस्तों प्रोटीन। कितना होता है दोस्तों, वसा और प्रोटीन। और अगर आपसे एग्जैक्ट फिगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि भी वसा का बताइए, तब आप बताते हैं 0.7 और प्रोटीन का बताइए तब होता है दोस्तों आपके 0.9। और एक और इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों कि जो कार्बनिक अम्ल है ना, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल का दोस्तों, कार्बनिक अम्ल का RQ दोस्तों 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। ये एक और हमने बात की है। तो दोस्तों आपसे RQ के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका केवल सूत्र लिखिए, तो आपको इस तरीके से सूत्र पुट करना है, या फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि 1 नंबर का कि ग्लूकोज का RQ कितना होता है 1, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वसा और प्रोटीन का RQ कितना होता है। तो अगर अवसादा वाले क्वेश्चंस आए तो इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताइए क्या है। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले कि 1 से कम, तो 1 से कम वाले में दोस्तों दोनों होते हैं, वसा भी होती है और आपके प्रोटीन भी होती है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट अगर इनका पूछा जाए तो आपके होता है 0.7 वसा का और 0.9 होता है दोस्तों आपके प्रोटीन का। और कार्बनिक अम्ल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल का होता है दोस्तों हमेशा 1 से ज्यादा। तो दोस्तों ये तो था आज आपका छोटा सा एक टॉपिक था RQ कि RQ किसको कहते हैं,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर आपको मैं फिर से कह रहा हूं छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं। छोटे में एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि भाई ग्लूकोज का आरग्यू कितना होता है, वसा का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, और या फिर आपसे सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है कि श्वसन गुणांक या सांस गुणांक, है ना, श्वास जो गुणांक है वो किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो 3 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, से पहले हमने बात की दोस्तों कि श्वसन का जो एम्फीबॉलिक पथ है, उस एम्फीबॉलिक पथ में किस प्रकार से वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आज के जो दोनों जो टॉपिक हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए हैं। अगर इन टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके दोस्तों एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कीजिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारे न्यू चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।